अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 है और चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। यह है चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी, राइट। सो बेटा सबसे पहले इसमें हम कवर करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन। आज का लेक्चर होगा बेटा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा टच करूंगा सेमीकंडक्टर्स का, राइट। और फिर हम पढ़ेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर्स comma insulators and conductors on the basis of resistivity and conductivity, on the basis of resistivity जिसको हम फिजिक्स में रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कंडक्टिविटी सिग्मा, एंड कंडक्टिविटी बेटा कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यह रहेगा टॉपिक इंट्रोडक्शन। फिर हम डिफरेंस पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बीच में इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, राइट। और फिर हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बैंड, एनर्जी बैंड ऑफ ए क्रिस्टल या एनर्जी, फिर हम एनर्जी बैंड पढ़ेंगे, ठीक है। एनर्जी बैंड कैसे बनता है बेटा, जिसको हम बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स भी कहते हैं, ठीक है। सो इन माय टुडेज लेक्चर आई विल कवर दीज 3 टॉपिक्स, राइट। दिस इज इंट्रोडक्शन टू semiconductor electronics. This will be today's lecture, right? So without delay I will start, right? So जो बेटा इंट्रोडक्शन थी, इंट्रोडक्शन में हम ये चीज पढ़ेंगे बेटा कि सेमीकंडक्टर से पहले क्या था और फिर सेमीकंडक्टर क्यों आया, राइट। व्हाट वाज बिफोर द सेमीकंडक्टर्स। बेटा आपने अगर आप टेक्नोलॉजी, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करोगे, जो भी कंप्यूटर्स थे, राइट, जो भी टेक्नोलॉजी थी, दैट वाज बिफोर दिस डिस्कवरी ऑफ द सेमीकंडक्टर, दैट वाज डिपेंडिंग ऑन वैक्यूम ट्यूब्स, राइट। वो वैक्यूम ट्यूब्स पे दारोमदार रखती थी टेक्नोलॉजी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब। सो बेटा वैक्यूम ट्यूब जो है, वैक्यूम ट्यूब में कैसे हम करंट प्रोड्यूस करते थे, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। कि जो बेटा वैक्यूम ट्यूब होता था, वैक्यूम ट्यूब में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब में बेटा एनोड होता था, राइट। ये एनोड है, एनोड मीन्स पॉजिटिव, राइट। और ये जो कैथोड होता था, ठीक है, दिस इज कैथोड, राइट। और इस कैथोड को हम हीट करते थे, राइट। वी वर सप्लाइंग हीट। अब इसको हीट अप्लाई करो कैथोड को, राइट, अप्लाई हीट एनर्जी टू कैथोड। व्हाट वाज हैपनिंग कि ये जो बेटा कैथोड होता था, कैथोड में एनर्जी, हीट एनर्जी अप्लाई करने से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं, इस कैथोड से, एंड दिस पॉजिटिव चार्ज वाज, दिस पॉजिटिव एनोड वाज अट्रैक्टिंग दोज इलेक्ट्रॉन्स, right, which were liberated due to heat, ठीक,
एंड द फिनोमेना वाज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन। सो यहां से आप इलेक्ट्रॉन्स को बेटा क्रिएट कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, and those electrons were attracted by this anode, right? And this is simply the principle behind the vacuum tube कि करंट कैसे प्रोड्यूस होती थी। अगर आपने बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट थी वहां पे हमने इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़ा, राइट? और इलेक्ट्रॉन एमिशन हम तीन तरीके से कर सकते हैं बेटा। वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन था कि जब हम लाइट से सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करेंगे, वहां पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते थे। अगर हीट से सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स हमने लिबरेट किए तो उसको हम थर्मियोनिक एमिशन कहते, ठीक है। सो यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते थे इस कैथोड से, वो जाते थे फिर एनोड की तरफ, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन सरफेस पे बिकॉज ऑफ थर्मियोनिक एमिशन, बिकॉज ऑफ थर्मियोनिक एमिशन, यहां पे हीट अप्लाई करते थे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन अगर आप इस डिवाइस को देखोगे ना, इस वैक्यूम ट्यूब को, कि हीट एनर्जी से क्या होता है बेटा, ये जो मटेरियल होता है, राइट, ये जो डिवाइस होती थी इसकी लाइफ कम होती है। सो आई विल राइट डाउन फ्यू डिसएडवांटेज एंड देन आई विल इंट्रोड्यूस माय दिस सेमीकंडक्टर, व्हाई सेमीकंडक्टर वाज this and when discovered, right, then why this was introduced in technology। देखो बेटा, इसमें क्या था, नंबर वन, ये जो वैक्यूम ट्यूब था दिस वाज बल्की, ये इसका इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। एक तो बेटा ये बल्की था, राइट। नंबर सेकंड, इसमें प्रॉब्लम आती थी कि ये वैक्यूम, इसके अंदर वैक्यूम होता था बेटा। क्यों वैक्यूम होता था? क्योंकि अगर हम कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करेंगे ना बेटा, फिर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आयर वाले मॉलिक्यूल्स के साथ फिर इंटरेक्शन करेंगे, वो जब एनर्जी गेन करेंगे, बिकॉज व्हेन यू अप्लाई हीट टू दोज इलेक्ट्रॉन्स जिनको हम थर्मियॉन्स कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जिस आयर के साथ जब कोलिजन करेंगे वो एनर्जी लॉस करेंगे वहां पे। सो इसीलिए हमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ा यहां पे, राइट। एंड दिस आल्सो टफ टू क्रिएट दिस वैक्यूम। सो क्रिएशन ऑफ वैक्यूम, इसमें एक प्रॉब्लम बनती थी, क्रिएशन ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट करना वैक्यूम ट्यूब में एक टफ टास्क थी, ठीक है। ये भी डिसएडवांटेज है इसका। तीसरी लिमिटेशन बेटा है कि ये हाई एनर्जी पे ऑपरेट होता है, ठीक है। दिस इज ऑपरेटिंग ऑन हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होता था, राइट। चौथी लिमिटेशन जो है बेटा, दिस वाज लेस रिलायबल, लेस रिलायबल, ठीक है। और जो पांचवी लिमिटेशन जो है इसमें, कि ये जो हीट एनर्जी अप्लाई करते थे, राइट, इससे जो डिवाइस होती थी, डिवाइस एक्चुअली मेल्ट भी हो सकता है, राइट, एंड लेस लाइफ, इस डिवाइस की लाइफ बहुत कम थी, ठीक है। सो ये टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज फिजिसिस्ट्स, right, were thinking that there should be replacement of this very vacuum tube, right? And in 1930s, 1930 की बात कर रहा हूं मैं, 1930s, ठीक, 1930s में सेमीकंडक्टर डिस्कवर हुआ, ठीक है। 1930s में, ठीक, डिस्कवरी ऑफ सेमी कंडक्टर्स, ठीक है बेटा। सो नाउ वी रीच्ड 1930s में डिस्कवरी हुई सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स को जब स्टडी किया गया बेटा, सेमीकंडक्टर्स क्या थे, ये लेस वोल्टेज पे ऑपरेट होते थे, ठीक है, लेस ऑपरेट होते थे, इनकी लाइफ जो थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। ये बल्कि भी नहीं थे, ये बहुत स्मॉल, छोटे छोटे, ठीक है। अगर आप देखोगे ना बेटा, अगर आप कोई भी डिवाइस तोड़ दोगे, उसमें अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि कोई डिवाइस ऐसी है, राइट, 2 लेग्स हैं उसकी, राइट, या कोई आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी इनसाइड आपको एक सर्किट ऐसा लगेगा
3 लेग्स है, ऑल आर सेमीकंडक्टर्स। ये हम आगे पढ़ेंगे बेटा, इसको फिर डायोड बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, और इसको फिर ट्रांजिस्टर बोलते हैं, राइट। ऑल आर डिपेंडिंग ऑन सेमीकंडक्टर। ये भी सेमीकंडक्टर होता है, ये भी सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। सो नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग द सेमीकंडक्टर बेटा। नाउ जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर की जो एडवांटेजेस थे वो ये है कि ये बल्कि नहीं था, ठीक। आप कंट्रारी टू दिस, राइट, कंट्रास्टिंग टू दिस, आप ऐसे ही यहां पे भी लिख सकते हैं बेटा कि ये लेस बल्कि था, राइट, इसमें वैक्यूम क्रिएट नहीं करना पड़ता था, ठीक है। तीसरी पॉइंट, ये हाई वोल्टेज पे ऑपरेट होता है वैक्यूम ट्यूब, लेकिन सेमीकंडक्टर लेस वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, इसका साइज बहुत छोटा होता है, राइट। और ये जो लेस रिलायबल है, ये इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, राइट। सो दैट इज व्हाई ये टेक्नोलॉजी में अच्छे से अब इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सो प्रेजेंट टेक्नोलॉजी जो है, सो दैट इज होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन सेमीकंडक्टर्स, राइट। सो आगे जब हम डिवाइसेस पढ़ेंगे, जब हम इसमें पढ़ेंगे बेटा, डायोड पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, सोलर सेल पढ़ेंगे, राइट, तो सारा सेमीकंडक्टर पे दारोमदार रखता है, ठीक है, यहां तक। सो 1930s में इसकी डिस्कवरी हुई सेमीकंडक्टर की। सो नाउ आई विल डिफाइन द सेमीकंडक्टर। सो पहले बेटा क्वेश्चन है, व्हाई सेमीकंडक्टर, क्यों सेमीकंडक्टर ही क्यों पढ़ेंगे हम? कंडक्टर क्यों नहीं पढ़ सकते हैं हम? सुपर कंडक्टर क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? ठीक, जो टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आया 1930s के बाद, that's because of only and only the study of semiconductors, right? So question is, why semiconductor? Why semiconductor? So I will answer this question, right? Question is, why semiconductor? सेमीकंडक्टर ही क्यों सेमीकंडक्टर बेटा हम पढ़ेंगे? देखो रीजन नंबर 1, जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन कंट्रोल कंडक्टिविटी, we can control conductivity of semiconductor। सेमीकंडक्टर की हम कंडक्टिविटी बेटा एक्सटर्नली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द गुड एडवांटेज दैट व्हाई वी विल स्टडी सेमीकंडक्टर्स एंड व्हाई सेमीकंडक्टर इज यूज्ड इन टेक्नोलॉजी, राइट, बिकॉज वी आर कंट्रोलिंग इट। हम इसको यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम इसकी रेजिस्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, एक्सटर्नली। नंबर सेकंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट कि इसमें यूनिडायरेक्शनल करंट होती है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। यूनिडायरेक्शनल करंट, यूनिडायरेक्शनल करंट, देखो बेटा यूनिडायरेक्शनल करंट का कॉन्सेप्ट क्या है। आपने जो कंडक्टर पढ़ा है ना, कंडक्टर, अगर ये बेटा कोई वायर है, कॉपर वायर है, आप इसको बैटरी अप्लाई करो, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, पॉजिटिव नेगेटिव, सो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। जो एक्चुअल करंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की, या अगर आप कन्वेंशनल करंट कहोगे दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट आएंगे एज कंपेयर टू दिस कन्वेंशनल करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इस पॉजिटिव टर्मिनल से, राइट, एंड विद द रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स विल रश टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। दैट यू हैव स्टडीड फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट दे कोलाइड विद एटम्स आल्सो एंड देयर इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी देयर, राइट। सो बेटा ये आपने ये कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ा होगा। अब अगर मैं बेटा बैटरी चेंज करूंगा, व्हाट विल हैपन? कंडक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर बेटा मैं बैटरी चेंज करूंगा, अगर मैं पोलैरिटी चेंज करूंगा, इफ आई विल टेक नाउ दिस नेगेटिव, ऐसे बेटा मैं डायग्राम को रिपीट करूंगा, अगर यहां पे मैंने नेगेटिव इस्तेमाल किया और यहां पे पॉजिटिव, नाउ आई चेंज्ड द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन? करंट इस डायरेक्शन में चल सकती है। सो जो कंडक्टर होता है बेटा, इसमें करंट दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होगा। सेमीकंडक्टर में यूनिडायरेक्शनल करंट चलती है। आगे जब मैं बायसिंग पढ़ाऊंगा, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, राइट,
वहां से पूरा एनालाइज होगा कि ये क्यों यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं 2 पॉइंट्स ने सेमीकंडक्टर को काफी इंपॉर्टेंट बनाया। एक तो क्या है बेटा, एक तो हम इसकी कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं एक्सटर्नली, वो भी आगे आगे क्लियर होगा कि जब हम डोपिंग करेंगे हम कंट्रोल कर सकते हैं सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये इसमें यूनिडायरेक्शनल करंट होती है, ठीक है, इसमें बाई डायरेक्शनल करंट नहीं आएगी। और याद रखो फिलहाल बेटा कि वो मैं लेक्चर नंबर 2 में आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि ये जो करंट होती है यहां पे सेमीकंडक्टर्स में, करंट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स, राइट। लेकिन जब कंडक्टर्स की बात करते हैं, कंडक्टर्स में करंट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ठीक है यहां तक। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक। यही 2 पॉइंट सेमीकंडक्टर को काफी इंपॉर्टेंट बनाते हैं, ठीक है बेटा। सो नाउ विल गो अहेड, ये जो सेमीकंडक्टर होता है आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, राइट, और फिर डिस्टिंग्विश करेंगे कंडक्टर को, सेमीकंडक्टर को और इंसुलेटर को ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ठीक है। ओके, नाउ डिफाइन सेमीकंडक्टर। राइट डाउन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है बेटा? The materials whose conductivity lies between conductors and insulators, between conductors and insulators, राइट। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं बेटा जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है या जिनकी कंडक्टिविटी होगी इन बिटवीन कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स एंड कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स, राइट। इनके बीच में बेटा जो कंडक्टिविटी होगी किस मटेरियल की होगी, उस मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहेंगे, ठीक है बेटा। दिस इज डेफिनेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब इस सेमीकंडक्टर के टाइप्स बेटा होते हैं, देखो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के टाइप्स, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं बेटा, 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स। There are 2 types of semiconductors. Number 1, elemental semiconductor. Elemental semiconductor. Second होता है compound semiconductor. Compound सेमीकंडक्टर, ठीक है। जो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर होते हैं बेटा, इसमें आता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं बेटा, इसमें एग्जाम्पल है गैलियम आर्सेनाइड, दूसरे एग्जाम्पल है इंडियम फॉस्फाइड, ठीक है बेटा। Semiconductors are of 2 types. One is elemental semiconductor, example है सिलिकॉन और जर्मेनियम, राइट। और कंपाउंड सेमीकंडक्टर दूसरी एग्जाम्पल है, दूसरा टाइप है, और उसकी एग्जाम्पल है गैलियम आर्सेनाइड एंड इंडियम फॉस्फाइड, राइट।
सो अब ये जो सेमीकंडक्टर्स बेटा होते हैं, आपने अगर केमिस्ट्री में देखा होगा, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन? एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 14। क्लियर? ये कार्बन फैमिली में आता है, सो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, so this silicon will also be tetravalent and this germanium will also lie in the carbon family, so its atomic number is Z is equal to 32। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, राइट, दिस इज ऑल्सो टेट्रावैलेंट। ये बेटा टेट्रावैलेंट है, इट मीन्स इट कैन फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। टेट्रावैलेंट, इसकी वैलेंसी 4 है और इसकी भी वैलेंसी 4 है, सो दिस इज ऑल्सो टेट्रावैलेंट। क्लियर? सो बेटा इनको लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे, ये जो जर्मेनियम होता है और सिलिकॉन होता है कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंस कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, राइट, एंड रेजिस्टिविटी। किस किस के बीच में? सेमीकंडक्टर के बीच में, कंडक्टर के बीच में और इंसुलेटर के बीच में। ठीक, सो आई विल मेक ए टेबल हेयर सो दैट यू विल एनालाइज द डिफरेंस। ठीक, एंड आई विल देन राइट डाउन ए लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी दैट यू हैव टू रिमेंबर। देखो बेटा, अब क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन, ये है क्वेश्चन, राइट, डिफरेंस बिटवीन, दिस इज क्वेश्चन नाउ। आप बेटा डिफरेंशिएट करो सेमीकंडक्टर को, कंडक्टर को एंड इंसुलेटर को ऑन द बेस ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। देखो बेटा, यहां से मैं एक टेबल बनाऊंगा, यहां पे लिखेंगे बेटा कंडक्टर, ठीक है, यहां लिखेंगे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को बेटा रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सॉरी, यहां पे पहले कंडक्टर लिखेंगे, ठीक है, यहां पे मटेरियल लिखेंगे ऊपर, मटेरियल, कौन सा मटेरियल होगा, ठीक है। सो पहला देखेंगे बेटा हम कंडक्टर्स, कंडक्टर की बात करेंगे, ठीक है। कंडक्टर में बेटा एक्चुअल वैल्यू जो रो का है, रेजिस्टिविटी दैट लाइज 10⁻⁻² टू 10⁻⁻8 रेजिस्टिविटी बेटा आएगी, और यूनिट क्या आएगा बेटा? ओम मीटर। अगर आप यूनिट देखना चाहते हो, आपने चैप्टर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये इक्वेशन पढ़ी होगी, R इज इक्वल टू रो L बाई A इज एरिया, L इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रो इज रेजिस्टिविटी। ये बेटा अगर यहां से रो निकालोगे आप, रो विल बी R एरिया डिवाइडेड बाय L, राइट। सो इसका यूनिट क्या आएगा? रेजिस्टेंस का ओम है, एरिया और लेंथ से एक लेंथ कैंसिल होगी, सो दिस विल बी ओम मीटर। सो दिस विल बी ओम मीटर इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर? सो इसीलिए मैंने यहां पे ओम मीटर लिखा है। अगर बेटा अगर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, कंडक्टिविटी विल बी सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। क्लियर? और आप इसका इनवर्स आएगा, ठीक है, इसका इनवर्स वैल्यू बोलो कितना आएगा बेटा? फिर हम कहेंगे जो कंडक्टिविटी सिग्मा आएगी कंडक्टर की, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 10⁻² टू 10⁻8। इसका एक्चुअल में इनवर्स आएगा, क्योंकि आप इस वैल्यू को डिनोमिनेटर में ले जाओ, राइट। सो द रेंज कम्स आउट टू बी 10⁻+2 टू 10⁻8। लेकिन जो यूनिट आएगा, यूनिट इज इंपॉर्टेंट हेयर। अगर रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर है तो कंडक्टिविटी का 1 बाय ओम मीटर आएगा बेटा। 1 बाय ओम इज साइमन, राइट। सो इसको हम साइमन भी कहेंगे और या तो मोह भी कहेंगे। सो बेटा इसको साइमन मीटर इनवर्स आएगा यूनिट कंडक्टिविटी का, ठीक है। सो साइमन यूनिट आएगा साइमन
मीटर इनवर्स। क्लियर? दिस इज कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, राइट। दूसरा मटेरियल जो है बेटा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का जो वैल्यू आएगा, एनसीईआरटी ने ये टेबल बनाया है, ठीक है। सेमीकंडक्टर का वैल्यू आता है 10⁻⁻⁵ से 10⁻⁶ तक ओहम मीटर। ऑब्वियसली आप ये भी बना सकते हैं इसका इनवर्स ऐसे ही, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर? द वैल्यू इज सिग्मा विल बी इक्वल टू 10⁻⁵ to 10⁻⁻⁶, यूनिट आएगा साइमन मीटर इनवर्स। डन। सो बेटा जो तीसरा मटेरियल जो है, तीसरा मटेरियल क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर का आता है 10⁻11 से 10⁻19 ओहम मीटर, राइट। और जो कंडक्टिविटी आएगी बेटा दैट विल बी 10⁻⁻11 to 10⁻⁻19। ठीक है। कंडक्टर का रेजिस्टिविटी वैल्यू ये है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी वैल्यू ये है, ठीक है। और इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी वैल्यू ये है। क्या लग रहा है आपको इन वैल्यू से? व्हाट यू आर एनालाइजिंग बेटा, रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस। क्लियर? सो जो इंसुलेटर्स हैं इनकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू सेमीकंडक्टर्स, और उनमें छोटा सा वैल्यू है। लेकिन अगर हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे, कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा किस में है? कंडक्टर में, फ्रॉम 10⁻² to 10⁻8। लेकिन अगर सबसे मिनिमम देखेंगे, सबसे मिनिमम इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी आती है, और ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन दिस कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स एंड कंडक्टिविटी ऑफ, सो दिस इज दैट आई वाज टॉकिंग कि जो डिफरेंस है बेटा सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, एंड दिस इज ऑब्वियसली clear from the table that we are analyzing that the value is increasing here, कि सबसे मिनिमम कंडक्टिविटी जो रेजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर को है, फिर उससे ज्यादा रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर को आएगी, एंड बहुत ज्यादा इस रेजिस्टिविटी का वैल्यू इंसुलेटर को होता है, एंड इसका रेसिप्रोकल जो रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी है, तो आप कंडक्टिविटी से भी एनालाइज कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कंडक्टर को होती है, सबसे कम कंडक्टिविटी इंसुलेटर को होती है, और जो ये होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इन बिटवीन होती है, बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, राइट। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, राइट। सो नाउ वी विल गो अहेड। नाउ द टॉपिक इज एनर्जी बैंड, राइट, जिसको हम बैंड थ्योरी कहते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैंड थ्योरी या तो हम पढ़ेंगे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, या हम यहां पे पढ़ेंगे और एनर्जी बैंड ऑफ अ क्रिस्टल, एनर्जी बैंड ऑफ ए क्रिस्टल, ठीक है। देखो बेटा यहां पे एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट आता है, एनर्जी बैंड का। इफ वी विल गो थ्रू द एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ा है बेटा, जब आपने वहां पे बोहरुस थ्योरी पढ़ी, राइट, बोहरुस थ्योरी में आपने क्या पढ़ा कि जो आइसोलेटेड एटम है,
जो आइसोलेटेड एटम बोहर्स थ्योरी में, ठीक है, इन बोहर्स थ्योरी, बोहर्स थ्योरी में हमने अंडरस्टैंड किया बेटा कि जो आइसोलेटेड एटम है, जैसे वहां पे हमने हाइड्रोजन एटम का कॉन्सेप्ट लिया था, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम से मींस फॉर एग्जांपल, बोहर्स थ्योरी में जब हमने आइसोलेटेड एटम का एनर्जी स्पेक्ट्रम पढ़ा, व्हाट वाज द एनर्जी स्पेक्ट्रम बेटा? एनर्जी आ रही थी डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है। सो आइसोलेटेड एटम के लिए जो एनर्जी स्पेक्ट्रम था, एनर्जी स्पेक्ट्रम, एनर्जी स्पेक्ट्रम वाज डिस्क्रीट। मैं आइसोलेटेड एटम की बात कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में बेटा आइसोलेटेड एटम एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, राइट। ये तो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स, राइट। सो हमें अगर कोई क्रिस्टल होगा ना, उसमें थाउजेंड्स लैक्स ऑफ द एटम्स होंगे, राइट। सो मैं एक एटम की अगर बात करूंगा, जब हमने बोहर्स थ्योरी पढ़ी, बोहर्स थ्योरी में जब हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब हमने हाइड्रोजन एटम की एनर्जी निकाली, क्या एनर्जी बेटा यही आई थी कि जो एनर्जी En दैट वाज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, एंड देयर वाज द वैल्यू ऑफ Z, एंड फॉर हाइड्रोजन एटम दिस वाज 1, ठीक है। ये इक्वेशन हमने डिराइव की है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में, और अगर इस इक्वेशन को हम देखेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए Z 1 है, राइट। ये एक्चुअल में ये थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल थी? हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है। सो इस पे हमने ऑलरेडी बेटा न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं, यू नो दैट क्लियरली कि ये हाइड्रोजन एटम की एनर्जी है, नेगेटिव साइन यहां पे जो एनर्जी का है ना, नेगेटिव साइन मींस द सिस्टम इज बाउंड, राइट। सो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में, दिस इज बाउंड टू द न्यूक्लियस विथ कोलम्बस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन या कोलम्बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज गिवन बाय के चार्ज ऑफ न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। सो एनर्जी क्या आता है, जरा आप इस इक्वेशन को गौर से देखो। अगर हाइड्रोजन एटम में बेटा ये न्यूक्लियस है, ये के शेल है, फिर एल शेल है, फिर एम शेल है, आपको क्या लग रहा है? ये जो स्टेशनरी स्टेट्स है, चाहे के शेल है, एल है, एम है, हर किसी स्टेशनरी स्टेट को अपनी अपनी एनर्जी आ रही है। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द के शेल? दिस इज ग्राउंड स्टेट, सो इसके लिए n1 है बेटा। हम ये लिख सकते हैं, हमने वहां पे ऐसा डायग्राम बनाया कि ये E फॉर n इज इक्वल टू 1 है, दिस इज E1 एंड दिस इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें रिसाइड करेगा बेटा, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन को फिर इतनी एनर्जी आएगी। जो दूसरी लेवल होती है, दिस इज फॉर n इज इक्वल टू 1, बेटा जस्ट सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n हियर, ठीक है। सो अगर n इज इक्वल टू 2 देखेंगे, अगर n इज इक्वल टू 2 देखेंगे बेटा, व्हाट विल बी वैल्यू? दिस विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 4, सो दिस कम्स आउट टू बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इट मींस अगर इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा एल शेल में, और उस वक्त इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी आएगी? -3.4। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिसाइड करेगा एम शेल में, तो फिर तीसरी लेवल आएगी, ठीक है। एक ग्राउंड स्टेट है, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सो एनर्जी आएगी बेटा n इज इक्वल टू 3 पे कितनी एनर्जी आएगी? n इज इक्वल टू 3 पे डिनोमिनेटर में 9 आएगा, -13.6 को आप 9 से डिवाइड करो, दिस विल बी -9 1s 9, इट बिकम्स 46 1.5, राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको यहां पे क्या लग रहा है? हमें अच्छे से बेटा अंडरस्टैंड हो रहा है कि ये जो आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड एटम का जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है डिस्क्रीट है, मींस जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स ऑक्यूपाई करेगा ना, वो डिस्क्रीट होगी, ठीक है, वो बैंड नहीं होगा, वो डिस्क्रीट होगी। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन इसमें होगा तो इसका एनर्जी वैल्यू ये होगा, अगर यहां पे होगा एल शेल में तो ये एनर्जी वैल्यू होगा, अगर एम में होगा तो यहां पे वैल्यू आएगा। सो बेटा व्हाट विल हैपन,
अगर एक हाइड्रोजन एटम को दूसरे हाइड्रोजन एटम के क्लोज हम लाएंगे, अगर हम दो एटम्स को अब क्लोज में लाएंगे, देखो व्हाट इज हैपनिंग। अगर बेटा यहां पे हमने एक हाइड्रोजन एटम यहां पे रखा और दूसरा हाइड्रोजन एटम यहां पे रखा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसकी पॉजिटिव चार्ज है और इसकी भी पॉजिटिव चार्ज है। एक तो बेटा आइसोलेटेड एटम का कॉन्सेप्ट है, जब इन दो एटम्स के बीच में इन्फिनिटी डिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर मैं इस दूसरे एटम को इसकी विसिनिटी में ला रहा हूं, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी लिखती है 2 to 3 एंगस्ट्रॉम, अगर मैंने 2 से 3 एंगस्ट्रॉम की सेपरेशन पे दो एटम्स को क्लोज लाया, सो व्हाट इज हैपनिंग बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे रिपल करेगा इस नेगेटिव चार्ज को, ठीक है, और इस नेगेटिव को वो रिपल करेगा दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको ये अट्रैक्ट भी करेगा अपनी ओर फोर्स से, कोलंबस फोर्स से, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। बेटा अभी आइसोलेटेड नहीं है, राइट। सो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, पहले केस में क्या होता था आइसोलेटेड एटम में, देयर वाज ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड देयर वाज ओनली वन फोर्स बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड दिस नेगेटिव चार्ज, दैट वाज कोलंबस इंटरेक्शन। सी व्हाट हैपेंस कि जब बेटा हम बहुत से एटम्स को कंबाइन करेंगे टू फॉर्म द क्रिस्टल, मैं यहाँ पे सॉलिड्स की बात करूंगा, अभी मैं भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन के एग्जांपल लूंगा बैंड स्ट्रक्चर में, या फिर जर्मेनियम और सिलिकॉन के एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी ने लिया है फिर, ठीक है। लेकिन यहाँ से अच्छे से समझ आएगा कि जब आप केमिस्ट्री में बॉन्ड की बात करते हो ना, बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यही म्यूचुअल शेयरिंग होती है कि जब दो एटम्स क्लोज आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन फिर इस वाले एटम का नहीं बना, इस इलेक्ट्रॉन पे इसका भी अब हक है और इस इलेक्ट्रॉन का इसका भी हक है, ये दोनों ये शेयर करते हैं टू फॉर्म द बॉन्ड, ठीक है। सो आपको अच्छे से एनालाइज हुआ यहां से कि एनर्जी विल डिस्टर्ब, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ रही थी बेटा आइसोलेटेड एटम में जो एनर्जी स्टेट आ रही थी दैट वाज डिस्क्रीट, लेकिन अब अगर हम एटम्स को क्लोज करेंगे, ठीक है, अब एटम्स को क्लोज में लाएंगे, व्हाट इज हैपनिंग कि ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन आएगी, दैट वाज एब्सेंट इन द आइसोलेटेड एटम, राइट। सो ऑब्वियसली की एनर्जी चेंज होगी, क्लियर। सो अब अगर एनर्जी, ये मैं दो की बात कर रहा हूं, जब मैं क्रिस्टल की बात करूंगा, नाउ आई विल टॉक अबाउट द क्रिस्टल, ठीक है। जब मैं क्रिस्टल की बात करूंगा, क्रिस्टल में बेटा ऐसी सिचुएशन आ सकती है, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा, बहुत से एटम्स होंगे। अगर हम एवोगैड्रोस नंबर लेंगे इसमें बेटा मीन्स 10 to the power 23 एटम्स हम लेंगे। अगर यहां से देखोगे, अगर क्रिस्टल बन गया, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर बेटा क्रिस्टल बन गया कि हर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी यूनिक लोकेशन पे है, इज इट राइट कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अलग लोकेशन पे है, यूनिक लोकेशन है, यूनिक पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, और जो यूनिक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन है और यूनिक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के हवाले से यूनिक इंटरेक्शन आएगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। सो हर किसी इलेक्ट्रॉन की अलग अलग एनर्जी होगी। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब आइसोलेटेड एटम है, अगर हाइड्रोजन एटम यहां पे हम आइसोलेट लेंगे, एनर्जी आता है बेटा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब अगर बहुत से इकट्ठे किए तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा, वहां से क्या आएगा, जो बेटा ये केशल है, जो केशल है, केशल अब ऑलमोस्ट जो इनर इलेक्ट्रॉन होता है, इनर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। लेकिन यहां से आप ये चीज एनालाइज करो कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल्स है दैट विल डिस्टर्ब, ऑब्वियसली दैट विल डिस्टर्ब, या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, ठीक है। सो आई विल गो अहेड विद दिस, राइट। सो अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टेड है कि बैंड कैसे बनता है सॉलिड में। अदरवाइज अगर आप एनसीईआरटी सिर्फ कंसल्ट करोगे, वहां से आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि वहां से अच्छे से एनालाइज नहीं हो रहा है। लिहाजा इट्स इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन लेक्चर वेरी कीनली, राइट। सो बेटा यहां से मैं आपको बताऊंगा अब कि व्हाट इज क्या होने वाला है, यहां पे क्या होगा कि अगर मैं एटम्स को अब क्लोज करूंगा सो दैट आई विल फॉर्म द क्रिस्टल। सी अब अगर मैं क्रिस्टल बनाऊंगा, देखो बेटा क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिस्टल में एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा, पांचवा, ठीक है, एंड सो ऑन। क्रिस्टल में क्या होगा बेटा, देखो हर किसी इलेक्ट्रॉन की यूनिक पोजीशन है, आई विल राइट डाउन हियर,
इन क्रिस्टल, इन, पहले मैं लिखूंगा बेटा इन आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड एटम में एनर्जी possessed, energy possessed by electrons is discrete या fixed, राइट, या ऑब्लिक डिस्क्रीट लिखेंगे, डिस्क्रीट लिखेंगे, ठीक है। जब हम क्रिस्टल बनाएंगे, इन क्रिस्टल, इन क्रिस्टल कामा कि जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन जो है, इलेक्ट्रॉन्स हैव यूनिक पोजीशन इन द क्रिस्टल। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन लेंगे बेटा, इसको राइट साइड से, फॉर एग्जांपल यहां पे 2 एटम्स है और लेफ्ट साइड से एक ही है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट साइड से 2 है और राइट साइड से एक ही है, इस वाले एटम में जो इलेक्ट्रॉन है इसको लेफ्ट साइड से खाली 3 है। सो आई कैन से जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं, जो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स हैव यूनिक लोकेशन या पोजीशन, यूनिक पोजीशन, ड्यू टू दिस यूनिक पोजीशन each electron has altered its energy, जो इसको ऑलरेडी आइसोलेटेड एटम में एनर्जी थी, ठीक है। अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी था तो बेटा हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि अब ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं रहेगी, इट विल आल्टर, आइदर इट विल इंक्रीज लिटिल बिट और इट विल डिक्रीज लिटिल बिट, ठीक है। जो क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी यूनिक पोजीशन है, राइट, देयरफॉर each electron interacts uniquely, electron interacts uniquely, each electron interacts uniquely and hence electrons will have energy altered, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है क्योंकि यूनिक इंट्रैक्शंस है, इंट्रैक्शंस भी सेम नहीं है, इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। एनर्जी आल्टर होगी बेटा अगर मैं एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रॉन होगा, एक्सटर्नल, अगर ये आइसोलेटेड एटम की एनर्जी थी, राइट, अगर ये आइसोलेटेड एटम की एनर्जी थी, राइट, सो बेटा व्हाट विल हैपन कि जब क्रिस्टल बनेगा, क्रिस्टल में ये एनर्जी जो होगी बेटा, दिस विल बी शिफ्टेड लिटिल बिट, ठीक है। क्रिस्टल में शिफ्ट होती है, जितने यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स लिए, ठीक है, क्रिस्टल में अगर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स लिए, फॉर एग्जांपल ये जो एनर्जी एक्चुअली बैंड बन गया, इसमें 10 लेवल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा 10 लेवल्स है, ऑलमोस्ट ये फिर बैंड लगता है, ठीक है। सो अगर आप सोडियम की बात करेंगे, सोडियम से इसको पूरे से एनालाइज करेंगे हम कि व्हाट इज हैपनिंग, राइट। सो एनर्जी बैंड सोडियम का कैसे बनता है, तो फिर हम एनसीईआरटी के हवाले से जाएंगे कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में एनर्जी बैंड कैसे बनता है और बैंड गैप कैसे, फॉर्मेशन ऑफ बैंड गैप कैसे वहां पे क्रिएट होती है, बैंड गैप, ठीक है। सो ये मैं आपको कह रहा था कि जो आइसोलेटेड एटम है, एनर्जी जो होती है बेटा डिस्क्रीट होती है, जब एटम्स क्लोज आएंगे वो आप जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके बीच में यूनिक इंटरेक्शन आएगी, जब यूनिक इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आएगी
जो इलेक्ट्रॉन्स की आइसोलेटेड एटम में एनर्जी थी अब वो एनर्जी नहीं रही। सो अब हम अगर क्रिस्टल में देखेंगे एनर्जी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर existing in the crystal have altered their energy, and we are observing the band of the energy, and this is how energy band is formed in the solids, right? So I will take example of sodium here. So example of sodium. ठीक है, example of sodium. What is the एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम बेटा? 11। एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11, जो हम लिखते हैं Z इज इक्वल टू 11। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6 हो गए 10, तो अब बनेगा 3s2, सॉरी 3s1 ही आएगा, ठीक है। सो ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। सो इसमें अब एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये आइसोलेटेड एटम की मैं बात कर रहा हूं। अगर आइसोलेटेड एटम 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, यही एक्चुअली बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक प्लेस करेगा। अगर मैं सोडियम एटम की बात करूंगा, ये जो आइसोलेटेड सोडियम एटम है, आइसोलेटेड सोडियम एटम जो है बेटा, आइसोलेटेड सोडियम एटम, राइट, द एनर्जी levels are shown below। अच्छे से अंडरस्टैंड होगा यहां पे बैंड कैसे बनता है बेटा। 1s है, दिस इज 1s, कंप्लीटली फिल्ड है। 2s है, ये 2s है, फिर 2p है और 3s है, ठीक है। अब आइसोलेटेड सोडियम एटम की बात करेंगे। आइसोलेटेड सोडियम एटम में क्या होगा? डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें जो 2 होंगे उनको अलग एनर्जी होगी, ये जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अलग एनर्जी होगी, राइट। एंड अल्टीमेटली जो 3s है, 3s का जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो बेटा है, दैट इज टेकिंग पार्ट। जब क्रिस्टल बनेगा, क्रिस्टल में जब बहुत से सोडियम एटम्स आपस में क्लोज करूंगा, व्हाट इज हैपनिंग कि ये अगर सोडियम एटम है, ये अगर सोडियम एटम है, ये अगर सोडियम एटम है, कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस शेल में है, दैट विल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखोगे, इफ आई विल टेक द एवोगाड्रोस नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, सो दीज आर एवोगाड्रोस नंबर, आई विल टेक एवोगाड्रोस नंबर Na, मीन्स मैं जो क्रिस्टल ले रहा हूं बेटा, क्रिस्टल में कितने सोडियम एटम्स है? एवोगाड्रोस नंबर मीन्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power 26 एटम्स, ठीक है। याद रखो, यहां से मैंने सोडियम का आइसोलेटेड एटम लिया और सोडियम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो एनर्जी स्पेक्ट्रम ऐसा आ रहा है। अब अगर बेटा मैं क्रिस्टल बनाऊंगा, क्रिस्टल में कितने एटम्स रहेंगे? क्रिस्टल में बेटा कितने एटम्स आएंगे? एवोगाड्रोस नंबर आएंगे, और एवोगाड्रोस नंबर में मीन्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻26 एटम्स। और अब इंट्रैक्शन कितनी आएगी बेटा? जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स है, जो बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन है, वो इंट्रैक्ट करेंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इंट्रैक्ट करेगा, लेकिन स्पेसिफिक पोजीशन और स्पेसिफिक इंट्रैक्शन की वजह से हर किसी एटम की, हर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब थोड़ा शिफ्ट होगी बिकॉज ऑफ दिस इंट्रैक्शन। ये इंट्रैक्शन भी आ सकती है क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, यहां पे ये इंट्रैक्शन भी आ सकती है, ठीक। अगर आप पूरे इस सोडियम क्रिस्टल को आप कंसिडर करोगे ना एनर्जी के हवाले से, हर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बेटा चेंज होगी। लेकिन याद रखो मैं कौन सा इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं?
मैं कौन सा इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, मैं लास्ट वाला ये वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं जो इंटरेक्ट करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फीबली इंटरेक्ट करते हैं, फीबली, दैट इज व्हाई उनका जो बैंड बनता है, राइट, वो काफी स्लाइटली बहुत एनर्जी उनके बीच में बहुत कम होती है लेवल्स के बीच में। यहां से बेटा क्या बनेगा, ये आइसोलेटेड एटम का था, सो अब अगर इंट्रैक्शन इज आई 10⁻26 एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जब इंटरेक्ट करेंगे, व्हाट आई विल गेट बॉन्ड लाइक दिस। बेटा 3s की बात मैं करूंगा, 3s जो है ये 3s का आइसोलेटेड एटम का की एनर्जी लेवल थी, ठीक है। अब अगर बैंड बन गया ना, यहां से देखो ये बैंड बनता है ऐसे, ऐसी वर्मा ने एक्चुअली इसको डिस्कस किया है। हाँ बेटा बैंड बनेगा ये, ठीक है। बोलो इस बैंड में एनर्जी लेवल्स कितनी है, हर किसी इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी है ना, सो इसमें बेटा 10⁻26 लेवल्स आएगी, क्योंकि हर किसी एटम में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन या जो इंटरेक्ट करना है ना आपस में, कि उसकी एनर्जी अल्टर होगी, या तो डिक्रीज होगी या तो इंक्रीज होगी, ठीक है। सो यहां पे बेटा कितनी लेवल्स आएगी, इस छोटे वाले पोर्शन में 10⁻26 एनर्जी लेवल्स होगी। सो एक और दूसरे के बीच में बताओ कितनी डिस्टेंस फिर होगी, 10⁻26, ठीक है। सो यहां से देखो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सेपरेशन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसमें कितनी आती है 10⁻26 लेवल्स, ठीक है। आपको क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सेपरेशन पे 10⁻26 एनर्जी लेवल्स जो होगी, एंड दिस विल लुक लाइक द बैंड, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज 3s बैंड, दिस इज बैंड 3s बैंड, ठीक है। जब भी बेटा अगर आप इसको देखोगे, इसको आप मुझे बताओ 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 3s। जब आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, एक एटम में इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है बेटा, लेकिन जब बैंड बनेगा, ये हाफ फिल्ड है ना, दिस इज हाफ फिल्ड, या इसको एक्चुअल में इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन जब बैंड बनेगा, बैंड में आधा बैंड एम्प्टी रहेगा और आधा फिल्ड रहेगा, ठीक है। सो यहां जो लाइन है जहां मैं ये ड्रा कर रहा हूं, ठीक है, सो बी नीचे वाला पोर्शन जो होगा, ये वाला पोर्शन जो होगा, ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, ये कंप्लीटली फिल्ड होगा, राइट, और जो एबो वाला होगा दिस विल बी एम्प्टी, कंप्लीटली एम्प्टी। सो बहुत सी रेफरेंसेस से मैंने देखा कि वो लिखते हैं शायद ये कंडक्शन बैंड नहीं होता है। अगर सॉलिड की अगर इसकी बात करेंगे ना, अगर इसकी बात करेंगे, यहां से हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटा, जो यहां पे नीचे वाला जो बैंड होता है, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ये एम्प्टी होता है, दिस इज जो होल है बेटा, ये नीचे वाला वैलेंस बैंड होता है, और जो अपर पार्ट जो होता है वो कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। जो नीचे वाला बैंड होता है वो वैलेंस बैंड होता है, दिस इज जो नीचे वाला है कंप्लीटली फिल्ड एंड दिस इज वैलेंस बैंड, राइट, एंड दिस अबव पोर्शन या ये जो ये बैंड है जो एम्प्टी है, दिस इज कंडक्शन बैंड, राइट। सो यहां पे अगर सोडियम की बात करेंगे, सोडियम में क्या है, सोडियम में जो ऊपर वाला पार्ट होगा इस 3s का, वो कंडक्शन बैंड कहलाएगा, और नीचे वाला पोर्शन जो है वो वैलेंस बैंड कहलाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ बॉन्ड इज फॉर्मड, राइट। यही है एक्चुअली जो बॉन्ड बनता है, क्लियर।